हेलो प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका इस कंसेप्ट बेस्ड तो रिजल्ट बेस्ड सीरीज में। और ये 10 मिनट का शो हमने जो शुरू किया था, ये इस शो का चौथा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को देख रहे हैं। और ये आज चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेडोन का युद्ध किस वर्ष हुई थी। देखो, सेडोन से पहले एक और युद्ध हुआ था, सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध, तो सेडोवा का युद्ध अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताएं। और फिलहाल ये बताएं, सेडोन का युद्ध कब हुआ था। सेडोन 1848 में हुआ था, 1861, 1866 या 1870 में हुआ था। तो इसका जो आंसर है 1800 आपका 70 हो जाएगा। 1870 यहाँ पे देख सकते हैं, 1870 हो जाएगा। सेडोन का युद्ध 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। यहाँ से एक और आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया कि जो सेडोन का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस को करारी हार मिली थी। याद रखना है, जो सेडोन का युद्ध था उसमें फ्रांस हारा था, और यह हुआ था 1870 में। किसके साथ लड़ा था फ्रांस, तो प्रसा के साथ लड़ा था। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय कैदी बनाए गए। इसके बाद 1871 में जर्मनी साम्राज्य की घोषणा हुई। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है कि जो जर्मनी साम्राज्य है इसकी घोषणा कब हुई, यानी 1871 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यहाँ से एक क्वेश्चन से 4-5 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। एक तो सेडोन का युद्ध 1870 में, दूसरा जर्मनी साम्राज्य की स्थापना 1871 में, तीसरा ये जो सेडोन का युद्ध है किसे बीच हुआ, तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ, चौथा सेडोन के युद्ध में किसकी हार हुई, तो फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, आपको एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल जाएगा कि इस समय राजा कौन था, तो नेपोलियन थर्ड था। नेपोलियन थर्ड यानी कि तृतीय था। ठीक है, जो कि हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा था सेडोवा का युद्ध ये कब हुआ था, तो 1866 की ये बात है। 1866 में हुआ था सेडोवा का युद्ध। पहले सेडोवा हुआ, फिर उसके बाद में सेडोन हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि जोल्वेराइन क्या था। जोल्वेराइन क्या था या जोल्वेराइन कैसी संस्था थी, ये सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जोल्वेराइन कैसी संस्था थी। जर्मन सैन्य संगठन था, ऑस्ट्रिया राजनीतिक दल था, जर्मन व्यापारियों का संघ था या यूरोपीय संघ था। देखो, जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तो व्यापारियों को काफी दिक्कत होता था। वो जब भी एक छोटे से राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो उनको टैक्स अलग अलग तरीके से पे करना पड़ता था। साथ ही साथ करेंसी एक जैसी नहीं थी, तो कई तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता था। इस समस्या से बचने के लिए व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया, एक संघ बनाया, और उसी संघ को नाम दिया जोल्वेराइन संघ। तो याद रखना है, जो जोल्वेराइन संघ था वो एक व्यापारियों का संघ था, और ये मुख्य रूप से बनाने का उद्देश्य था शुल्क में जो उनको काफी घाटा लग रहा है, शुल्क बोले तो टैक्स, उस टैक्स से, उस घाटे से बचने के लिए ये बनाए हुए थे। तो याद रखना है, जोल्वेराइन जो संघ था वो व्यापारियों का संघ था, या एक शुल्क संघ भी आप कह सकते हैं। तो जर्मन व्यापारिक संघ था। आंसर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा जर्मन व्यापारिक संघ था। जोल्वेराइन 1834 में बना। आपको याद होना चाहिए कि जर्मन जो है ये 1871 में इसको जो है पूरी तरह से छोड़ा गया था, जैसे कि आप 27 नंबर में देख सकते हैं। 27 में हमने देखा था 1871 में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। तो जाहिर सी बात है कि 1871 में इसकी घोषणा हो रही है, तो उससे पहले यह पूर्णतः जो है स्वतंत्र नहीं रहा होगा या एकीकृत नहीं रहा होगा। तो 1834 में जो है जोल्वेराइन संघ की स्थापना हुई थी। यह एक व्यापारिक संघ था जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मन राज्यों के आंतरिक चुंगी मतलब टैरिफ, जिसको टैक्स बोलते हैं, हटाकर एक साझा बाजार बनाया गया। इसने जर्मनी की आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण में मदद की। जब पूरे जर्मनी में एक तरह के टैक्स लगने लगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है एकता की भावना उत्पन्न होने लगी थी। ठीक है, याद रखना है, ये व्यापारियों का संघ था और ये टैक्स से संबंधित था। आगे है, मारियाने किसका प्रतीक था। मारियाने किसका प्रतीक था, जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का या इटली का। मारियाने जो है वो किसका प्रतीक था, तो आपको याद होना चाहिए मारियाना जो शब्द है या मारियाने, वो ऑप्शन नंबर यहाँ सी यानी कि फ्रांस से संबंधित है। मारियाने फ्रांसीसी राष्ट्र की महिला का प्रतीक था, जिसको वह स्वतंत्रता और गणतंत्र की प्रतीक थी। यानी एक महिला थी मारियाना या मारियाने, और इसको जो है फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। जैसे आपको मार्सिले गीत याद होगा, उसकी प्रतिमाएं और चित्र फ्रांस की
राष्ट्रीय भावना को दर्शाते हैं। तो मारियाना जो है या मारियाने, यह फ्रांस से संबंधित है, यह राष्ट्रवाद का प्रतीक है। आगे है जर्मेनिया किसका प्रतीक था? फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का या प्रसा का? तो जाहिर सी बात है, यहाँ आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं जर्मेनिया किसका प्रतीक था। तो जाहिर सी बात है जर्मनिया की बात कर रहा है तो जर्मनी का होगा। तो जर्मनी का प्रतीक था जर्मेनिया, फ्रांस का प्रतीक था मारियाना। था नहीं, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा जर्मनी का, ठीक है। जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का महिला प्रतीक था। वह ओक के पत्ते की माला पहने तलवार लिए दिखाई जाती है। ओक का पेड़ जर्मनी शक्ति और वीरता का प्रतीक था। यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट की बात हो जाएगा कि जर्मनी में शक्ति और एकता का प्रतीक किस पेड़ को माना गया है? तो ओक के पेड़ को माना गया है, ठीक है। जर्मनी में जर्मनिया थी और फ्रांस में मारियाना थी। दोनों के दोनों जो है महिला थी और इन्हें राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना गया है। बाल्कन जो क्षेत्र है, इसमें राष्ट्रवाद का उदय किससे जुड़ा हुआ था? बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय किससे जुड़ा हुआ था? ऑस्ट्रिया हंगरी से, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन से या फ्रांसीसी क्रांति से? तो यहाँ जो है इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से। ऑटोमन साम्राज्य बाल्कन क्षेत्र में बुल्गारिया आता था, रोमानिया आता था, सर्बिया, अल्बानिया, ये सभी जो है राष्ट्र आते थे बाल्कन क्षेत्र में। और यहाँ जो है जब ऑटोमन साम्राज्य पर लोगों ने, बाहरी देशों ने दबाव बनाया और उसके अपनी संप्रभुता को नष्ट किया, राष्ट्रवाद का उदय जो है ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर पड़ने के साथ साथ जुड़ा हुआ था। विभिन्न स्लाव जातियां अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान चाहती थी। तो जो स्लाव जातियां रहती थी वहां पर, उनको अपनी इच्छा थी कि हमारी भी अपनी एक अलग पहचान हो, एक राष्ट्र के रूप में पहचान हो। और यहाँ से जो है राष्ट्रीय भावना भड़की और जो बाल्कन क्षेत्र था वहां पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के उदय का मूल कारण था ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर पड़ना। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा माना जाता है? इटली का एकीकरण आखिर पूरा कब हो चुका? 1859, 1866, 1861 या 1871 में? तो आपको याद होगा कि जो इटली है, इटली का एकीकरण, ये सब 71 की बात है। दोनों इटली हो चाहे आपका इसको देखो थोड़ा, तो यहाँ इटली का एकीकरण पूछ रहा है कि किस वर्ष पूर्ण माना जाता है। इटली हो या जर्मनी हो, दोनों का अगर ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप 1871 लगा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर है 1861 नहीं, 1861 नहीं, ये बाय मिस्टेक लिखा है, 1871 होगा, ठीक है। इटली का एकीकरण जो है 1871 में माना जाता है, पूर्ण हुआ लगभग। आगे है कि राष्ट्र की परिभाषा में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? राष्ट्र का परिभाषा कई तरीके से लोग देता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भाषाई राष्ट्रवाद, उसके बाद में अलग अलग तरह से जो है राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? धर्म है या भौगोलिक सीमा है या साझी पहचान और इतिहास है या भाषा है? सब के आधार पर राष्ट्र बन सकता है, भाषाई एकता के आधार पर, धार्मिक, भौगोलिक सीमा या साझी पहचान। लेकिन इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा? तो जैसे भारत में अगर देखें तो भाषाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, धर्म देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि अपने भारत में एक से अधिक धर्म वाले लोग रह रहे हैं, फिर भी भारत एक राष्ट्र है। भौगोलिक सीमा, क्या जब हम भारत देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं तो क्या वहां पर भारत के प्रति हमारी जो भावना है, क्या वो भावना कम पड़ जाती है? ऐसा नहीं है, यानी कि राष्ट्र जो है सीमा से परे भी है। तो यहाँ पर सीमा, भौगोलिक सीमा उतना अच्छा नहीं है। साझी पहचान और इतिहास, साझी पहचान, भले भारत में हम कोई भी रह रहे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी रह रहे हो, उनका अपना एक साझी पहचान है कि हम सभी इंडियन हैं। साथ ही साथ इतिहास भी सभी का एक से एक ही है। तो ये जो है राष्ट्रवाद की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आंसर देख लेते हैं। साझी पहचान और इतिहास, राष्ट्र की परिभाषा में साझी पहचान, इतिहास, संस्कृति, भावनात्मक संबंध सबसे महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, ठीक है। भाषा, धर्म ये भी है लेकिन उतना मतलब महत्वपूर्ण नहीं जितना कि साझी पहचान है।
यूरोप की राजनीति में शांति बनाए रखना किसका उद्देश्य है? यूरोप के राजनीति में शांति बनाए रखना किसका उद्देश्य था? पवित्र रोमन साम्राज्य का, फ्रांसीसी क्रांति का, या वियना कांग्रेस का, या बाल्कन युद्ध का? तो यहाँ पर जो है आप अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो वियना कांग्रेस जो हुआ था, चलो देख लेते हैं आंसर को। वियना कांग्रेस जो हुआ था ये शांति के लिए ही हुआ था, इसका मूल उद्देश्य था शांति स्थापित करना। 1815 में ये कहा रहा था सब शांति स्थापित करना, लेकिन शांति स्थापित करने के चक्कर में एवढा को इतना दबा दिया इसका हद हिसाब नहीं। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप में शांति स्थिरता बहाल करना था। शांति स्थिरता नहीं बल्कि पुराने वाले सिस्टम को फिर से लागू करना इसका मूल उद्देश्य था। ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन की प्रमुख भूमिका इसमें थी, और इसमें जो नेतृत्व कर रहा था वो ऑस्ट्रिया कर रहा था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख था, वही वाला मेटरनिख जिसने पूरे तरह से जर्मनी को एकदम तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। जर्मनी और नेपोलियन का जो भी बदलाव था उन सारी चीजों को उसने तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। तो इस तरह से जो है, तो इस तरह से आज का ये 10 मिनट पूरा होता है, और फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।